నమస్తే. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన సందర్భంగా అక్కడ కొన్ని అలర్లు అయితే జరిగాయి. దానిపైన మాట్లాడడానికి అంటే ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా జరిగాయి, కరెక్ట్ జరిగినా లేదా అని చెప్పేసి మాట్లాడడానికి బీజేపీ నుంచి మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలు ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. మేడం నమస్తే. नमस्ते। मैडम बोलिए कैसा है इलेक्शंस, कैसा हुआ इधर? मतलब हम थोड़े उधर इधर देखे कुछ झगड़े वगड़े हुए, वो सच में हुए क्या या फिर बस ऐसा फेक है? नहीं नहीं, झगड़े तो हुए हैं और झगड़ा नहीं, ये गुंडागर्दी हुई है एक्चुअली। आप वीडियोस में देख रहे होंगे व्हाट्सएप और में काफ़ी वायरल हो रहा है। यासिर अराफात जो एमआईएम का गुंडा कह सकते हैं हम उसको, अवैसी का रिश्तेदार है, कुछ भतीजा है, उसको इलेक्शन इंचार्ज दिया गया। तो वो उसने 144 सेक्शन होते हुए भी रोड पे 200 अपने गुंडों के साथ हमारी जो कैंडिडेट है माधवी लता जी, उनको गालियां दी, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और इलीगल है। तो जो अपनी तेलंगाना पुलिस है, उन्हें उसके ऊपर एक्शन लेना था एट दैट टाइम, सेम टाइम लेना चाहिए था, बट अभी तक पुलिस सो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये आप साफ साफ दर्शाता है कि पुराने शहर में गुंडागर्दी उनकी चलती आ रही है। अब जब इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छे अपना जो रूल्स बना के रखे हैं, जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम से इलेक्शन होता है तो जो डेमोक्रेसी है वो बरोबर चलेगी। लेकिन इनको तो इनका राज चाहिए, तो गुंडागर्दी के बिना इनका राज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आम जनता के दिल की माने या उनकी सुने तो इनका जीतना तो मुश्किल था। तो इसीलिए ये गुंडागर्दी करके एक औरत को गाली गलौज करके ही जीत सकते हैं। अभी किधर इलेक्शन में कुछ रिगिंग विगिंग वगैरह हुआ क्या? मतलब उधर उधर रिगिंग हुआ बोल के थोड़े कंप्लेंट्स भी दिए माधवी लता जी, ऐसा हुआ क्या रिगिंग? हाँ हाँ, रिगिंग हुई है। और खासतौर पे माइनॉरिटी जो हमारे बूथ्स थे, जहाँ पे बीजेपी के एजेंट को भी बैठने नहीं दिया इन लोगों ने, और हमारे जो एजेंट्स हैं उनको धमकाए डराए, वहाँ पे रिगिंग हुई है। इवन गेट बंद करके अंदर पूरे लोगों को घुसा के भी रिगिंग की है इन्होंने। जो माधवी लता जी का एक वीडियो आया वो भी हुई है। इसके अलावा संतोषी नगर पीएस में एक 14 साल की या 16 साल की लड़की भी वोट देती पकड़ी गई, लेकिन पुलिस वालों ने उसको उसको हिरासत में नहीं रख के उसके माँ बाप के साथ उसको तुरंत भेज दिया। क्यों ऐसा मैडम, क्यों नहीं देख रहे वैसा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। जब आज पुराना शहर बदलाव चाह रहा है, जब पुराना शहर चाह रहा है कि भाई जो इतने साल से बोकस वोटिंग की वजह से आप जीतते आ रहे हो उसमें बदलाव होना चाहिए, लेकिन इन लोग तो अपनी गुंडागर्दी करके ही जीतेंगे ना। अगर आप सही हैं, अगर आप न्याय के हिसाब से चलते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी के हिसाब से चलते हैं, तो बिना गुंडागर्दी करे, बिना धांधली करे जीतिए ना। वो नहीं होता है। इनकी तरफ से आप देखेंगे रिगिंग होगी, बोकस वोटिंग होगी, और महिलाओं को बुर्के में जो महिलाएं आती है, हमारे माइनॉरिटी बहनों का ये एक आप ये बोल सकते हैं कि उनके समाज का ये रिचुअल है। ठीक है, वो बुर्का पहनती है, हमारे पास भी घूंघट प्रथा है, लेकिन हम घूंघट की आड़ में गलत नहीं करते। तो जो बुर्के के पीछे आप आइए, आप बुर्के में, हम आपके बिल्कुल आपके साथ हैं, माइनॉरिटी महिलाओं के साथ, लेकिन जो बुर्के में आकर गलत करते हैं वो गलत है। और जिस तरीके से बुर्के हटाने की बात जो चल रही है, जो माधवी लता जी पे केस हो रहा है, तो आप ये बताइए कि किस संविधान में लिखा है कि एक महिला दूसरी महिला की आइडेंटिटी चेक नहीं कर सकती? या क्या माधवी लता जी ने फोर्सफुली उनका बुर्का हटाया, उनको रिक्वेस्टली कहा कि भाई आपका आधार कार्ड से आपका फेस मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे आपका चेहरा देखना है। ये तो हमारा अधिकार है ना संविधान में, हम देख सकते हैं आपका चेहरा। एक महिला होकर महिला का चेहरा देखने में कोई भी अपराध नहीं है। हाँ, अगर एक पुरुष एक महिला का चेहरा देखता था या फोर्सफुली, माधवी लता जी भी फोर्सफुली उन्होंने नहीं चाहते हुए उनके बिना मर्जी के उनका घूंघट उनका बुर्का हटाती थी, तो इस चीज़ को हम इशू कर सकते थे। लेकिन एक एक एमपी कैंडिडेट हैं और वो अपने मतदाता की आइडेंटिटी चेक कर रही हैं, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। तो जो उनपे केस में वो पूरे फॉल्स केस है। और अभी एक जो एमआईएम के लीडर या कोई तो है, उन्होंने माधवी लता जी के ऊपर थोड़े अनुचित वाक्य करे, तो उनके ऊपर एक्शन कैसा ले रहे? मतलब आप महिला मोर्चे की तरफ से या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता के तरफ से, कैसा एक्शन लेने वाले आप? देखिए, यासिर अराफात नाम है। जब जो महिला एक महिला की आइडेंटिटी चेक कर रही है, उस पे आप केस कर सकते हैं, लेकिन एक एमएलए का गुंडा, एक एमएलए का कार्यकर्ता बोल सकते हो आप, जो भी बोल सकते हो, वो 144 सेक्शन होते हुए 200 लोगों के अपने गुंडों के साथ रोड पर जोर जोर से एक महिला कैंडिडेट को गाली दे रहा है। आपको अधिकार, एक आम रोड पे अगर बैठे सो महिला को भी आपको गाली देने का अधिकार नहीं है, तो आप एक एमपी कैंडिडेट को आप कैसे गाली दे सकते हो, जो कि एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है? उस रिप्रेजेंटेटिव को गाली दे रहा है, उस पर अभी तक केस नहीं हुआ। तो हमारी महिला
जो कैंडिडेट है उस पर केस होना तो गलत है ना। तो सबसे पहले तो हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, खास तौर पे हमारे प्रशासन की निंदा करती है। और मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगी कि अगर आपने 145 सेक्शन में अगर आपके ये सब होता है तो आप इसका जो विरोध करिए और इस पे एक्शन लीजिए, क्या आप ले सकते हैं। और जो हमारे महिला मोर्चा की तरफ से भी हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उनके खिलाफ में, साथ ही साथ सिर्फ बीजेपी बोल के नहीं, जो आम पार्टी है, जो बाकी लोग हैं, आम जनता है जो इसकी निंदा कर रही है, वो खुद भी सामने आकर उनका विरोध कर रही हैं और उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर रही हैं। फाइनली ओवरऑल इलेक्शन कैसा हुआ, मतलब फाइनली एक बात में बोलिए कि इलेक्शन साफी से अच्छा से हुआ या फिर प्रॉब्लम से हुआ, या फिर कैसा सोचा आप जीतने की ख्वाहिश कर रहे हैं माधवी या नहीं? देखिए, इलेक्शन तो हर बार जैसा होता है ना वैसा ही हुआ, गुंडागर्दी के साथ हुआ, बोकस वोटिंग के साथ हुआ, कुछ भी बदला नहीं। हमने ये सोचा था कि इस बार शायद बदलाव आएगा, शायद इस बार इलेक्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हमेशा जैसा होता है, हमेशा इनकी गुंडागर्दी जो चलती आई है, जो बोकस वोटिंग आई है वो उसके साथ हुआ है। इसके अलावा जो हमारे हिंदू जो हमारे वोटर्स थे उनके कई सारे वोट काट दिए गए हैं, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। तो खास तौर पे ये एक बहुत ही तकलीफ का कारण है कि हमारे वोटर्स जो आए अपना वोट देने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एम वक्त पे, क्योंकि हम टैली कर रहे थे उनके वोट्स थे, लेकिन एम वक्त पे जो लिस्ट आई ना उसमें से उनके नाम काट दिए गए। तो ये तो धांधली करके वो जीतने की कोशिश करे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसे सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं कि एमआईएम जीत सकती है। चांसेस बरोबर के, क्योंकि देखिए असत्य पे सत्य की विजय होती आई है, तो हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। गलत इन्होंने कितना भी किया होगा, बोकस वोटिंग की, रिगिंग की, इवन एक दिन में 10% वोटिंग भी बढ़ गई, आप देख सकते हैं परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हुई है, 38 से 48% आ गए। तो ये कैसा आया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं जीतने के, डर तो है। अगर डर नहीं होता तो ये सब किया है करता ही नहीं वो, तो उसको खुद को भी डर है कि इतने साल से जो उसने किया है। कहीं ना कहीं हमारी माइनॉरिटी बहनें भी सामने आई हैं खुल के, उन्हें भी बदलाव चाहिए, क्योंकि एक जो माँ होती है, एक जो बहन होती है, बेटी होती है, वो अपने घर के भविष्य के बारे में सोचती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो देखा है इतने साल से, 40 साल से, उनके बच्चे रोडों पे आवारागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो भी चाहती है ना कि उनके बच्चे एक अच्छे भविष्य देखे, एक उनके बच्चों का भविष्य हो, पढ़ा लिखा भविष्य हो। आज ओल्ड सिटी में भी मेट्रो आए, मेडिकल कॉलेजेस खुले, अच्छे इंस्टीट्यूट हो। ये तो हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम जीतेंगे भी तो कहीं ना कहीं हमारी माइनॉरिटी बहनों के दिल से जो एक डेवलपमेंट की जो उम्मीद थी उस वजह से भी जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी श्रेय जाएगा इस चीज़ का। థ్యాంక్ యూ మేడం. సో విన్నారు కదా, ఇది పరిస్థితి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఓటింగ్ టైంలో అంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఎలాగైతే జరుగుతుందో సో అలాగే జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ అక్కడక్కడ కొన్ని ఏరియాలో గొడవలు కూడా జరిగినాయని చెప్తున్న పరిస్థితి. అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే కొంతమంది హిందూ ఓట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అంటే మాక్సిమం హైదరాబాద్ చూసుకుంటే ఎంఐఎం వర్సెస్ బీజేపీ లాగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ బీజేపీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కొన్ని ఓట్లు కూడా కట్ చేశారు. సో ఇంకోటి ఎవరైతే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మాదిలతో పైన, సో అతని పైన కూడా మీ మహిళా మోర్చా తరఫు నుంచి కావచ్చు లేక సామాన్య కార్యకర్తగా సో మేము వెళ్ళి అతని పైన కూడా కేసు పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ సాయితో రాణా ప్రతాప్, హైదరాబాద్.